हेलो देयर, होप यू आर डूइंग फाइन और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम क्लास 12th इंग्लिश एनसीईआरटी फ्लेमिंगो का पोइट्री सेक्शन का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये एक पोएम है जॉन कीट्स के द्वारा। पोएम को समझने से पहले इसके पोएट जॉन कीट्स के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। जॉन कीट्स बहुत ही फेमस ब्रिटिश रोमांटिक पोएट हैं। अब यहाँ पर रोमांटिक वर्ड से जिस मीनिंग को हम जानते हैं नॉर्मल भाषा में, वो नहीं है कि वो बड़े ही रोमांटिक थे। यहाँ पर रोमांटिक से मतलब है रोमांटिसिज्म, जो कि एक मूवमेंट था यूरोप में और इंग्लैंड में, जहाँ पर पोएट्स और आर्टिस्ट्स जो होते थे वो नेचर से बहुत इंस्पायर्ड रहते थे, और आपको इस पोएम में भी ये देखने को मिलेगा। जॉन कीट्स ट्रेनिंग उनकी तो सर्जन बनने के लिए हुई थी, यानी एक डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन उन्होंने एक पोइट बनना चुना था। कीट्स की स्पेशलिटी ये है कि वो अपने जो मूड्स होते हैं, उनके मन के जो भाव होते हैं, जो उनकी इच्छाएं होती हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, उसे लैंग्वेज में बड़े अच्छे से व्यक्त करते हैं, बड़े अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। इस पोएम के कंटेक्स्ट के बारे में मैं अगले सेक्शन में बात करने वाली हूँ। अगर आप स्ट्रिक्टली केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी वीडियो देखने आए हैं तो आप कुछ 5-6 मिनट स्किप कर सीधे एक्सप्लेनेशन पर जा सकते हैं, पर कंटेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पोएम है किस बारे में और इसका कंटेक्स्ट क्या है, क्या बैकग्राउंड है इस पोएम का। आपकी जो बुक है फ्लेमिंगो, उसमें शुरू में दिया हुआ है कि ये कीट्स के पोएटिक वर्क एंडीमियन का एक भाग है। ये पोएम जो आपको एक छोटा सा टुकड़ा दे रखा है उसका। एंडीमियन एक लंबा चौड़ा वर्क है जो कि जॉन कीट्स खुद मानते थे कि उनका सबसे अच्छा वर्क है। और जब मैं 12th में थी तब भी ये पोएम थी। आई एम फ्रॉम CBSE। तब हमको ये समझा दी गई और हमने भी समझी, और जितना टेक्स्ट है उसका हिंदी मीनिंग हमने समझ लिया, और हमको लगा कि हाँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, और वो ठीक था। अभी एग्ज़ाम में हमने मार्क्स भी अच्छे स्कोर करे। लेकिन अगर आपको सीधे इस पोएम को अगर मैं लाइन वाइज केवल हिंदी में समझा दूंगी तो मुझे नहीं लगेगा ये इस पोएम के संग जस्टिफाइड होगा, क्योंकि आप उसका हिंदी मीनिंग जानते हुए भी बहुत अधूरा सेंस ले जाओगे और आपको कनेक्शन फील नहीं होगा, क्योंकि अचानक से आपको लगेगा कि ये, पहली बात तो ये पोएट क्या बोल रहे हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं। कीट्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, कि एक बहुत बड़े पोएट हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, और वो केवल 25 साल की उम्र में मर गए थे ट्यूबरक्लोसिस से। इस बीच उन्होंने कई एक पोएम्स लिखी जो कि आज भी उन्हें हमारे बीच ज़िंदा रखती हैं, और साथ ही उन्होंने लेटर्स यानी पत्र भी लिखे जो कि बहुत फेमस है। तो उस पोएम्स में ओड्स आती हैं। कीट्स की ओड एक तरीके की पोएम होती है, और साथ ही में एंडीमियन भी उनका एक प्रोमिनेंट वर्क है और लॉन्ग वर्क है। ओड्स काफ़ी छोटी हैं, लेकिन एंडीमियन बहुत लंबा वर्क है। वो हज़ार लाइंस की 4 बुक्स में डिवाइडेड है। अब इस पोएम का जो टाइटल है, शीर्षक है द थिंग ऑफ ब्यूटी। ये न केवल इस पोएम का टाइटल है, न एंडीमियन का एक हिस्सा है केवल, ये कीट्स की जो पूरी फिलॉसफी है एज अ पोइट उसको दिखाता है। क्योंकि कीट्स ने कई जगह कहा है कि ट्रुथ ही ब्यूटी है, ब्यूटी ही ट्रुथ है। सत्य जो है वो सुंदरता है और सुंदरता ही सच है। जो हम सत्यम शिवम सुंदरम वाला आइडिया है, वो कीट्स ने भी अपनी फ़िलॉसफी में, अपनी जो पोइट्री है उसके थ्रू दिया है। अब आप सुंदर चीज़ों को देखिए। ताजमहल एक सुंदर चीज़ है, उसे बनाने वाले राजा नहीं रहे, फिर ब्रिटिश आए, वो भी नहीं रहे, लेकिन ताजमहल अपनी जगह खड़ा रहा। इसका क्या मतलब है? क्या चीज़ सस्टेन कर रही है, क्या चीज़ रह जा रही है? ब्यूटीफुल चीज़ें ही तो रह जाती हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो ये पोएम है, ये छोटा सा पार्ट है, हम सबको पता है, एंडीमियन का। एंडीमियन किस बारे में है? आपकी बुक में आपको बताया गया है कि एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, जिसका पूरा नाम है, वो एक ग्रीक लेजेंड पे बेस्ड है, जो जिसमें कि एंडीमियन नाम का एक ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड और पोएट जो कि माउंट लाटमोस पे रहता था, उसे सिंथिया जो कि मून गॉडेस थी का एक विजन आया, उसे दिखी वो, और उससे वो इतना अट्रैक्टेड हो गया कि वो उसे ढूंढने निकल चला। कहाँ कहाँ घूमा वो ढूंढते ढूंढते? फॉरेस्ट में यानी जंगलों में, और सी के अंदर भी, समुद्र के अंदर भी। तो समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा जो बाहुबली के बिगनिंग में जो सीन होता है, थोड़ा थोड़ा, तो एंडीमियन ने भी सिंथिया को वैसे ही ढूंढा। अब जो एक्सर्प्ट आपको पढ़ने को दिया गया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी नाम से, वो बहुत फेमस है, उसे कई जगह कोट किया जाता है, और ये
एंडीमियन की बिल्कुल शुरुआती जो लाइंस हैं, शुरू की 24 लाइंस, 24 लाइंस हैं ये उस वक्त की। और इन लाइंस के कुछ देर बाद पोएट ये कहते हैं पोएम में कि इसीलिए मैं ये पोएम लिखने जा रहा हूँ। तो इन लाइंस में वो जस्टिफाई कर रहे हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी की जो इम्पोर्टेंस है, उसे जस्टिफाई कर रहे हैं ताकि वो अपनी पूरी जो पोएम है, उनका इतना लंबा वर्क है, उसे जस्टिफाई कर पाएँ। और कहीं ना कहीं वो एंडीमियन में खुद को देख रहे हैं। एंडीमियन भी एक पोएट है और एंडीमियन सिंथिया के पीछे भाग रहा है और जॉन कीट्स ब्यूटी है उसके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि वो पोइट्री से भी एक तरह की ब्यूटी क्रिएट करेंगे। एंडीमियन के थ्रू वो ये बता रहे हैं कि कैसे ब्यूटी ही इस दुनिया में मीनिंगफुल चीज़ है। और वो अपनी पोएम को अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर से शुरू करते हैं। इसीलिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, बट विल कीप a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। अब इन लाइंस का मतलब समझते हैं। पोएट यहाँ पर एक थिंग ऑफ ब्यूटी को, यानी एक चीज़ जिसमें सुंदरता है, यानी एक सुंदर चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो पहली लाइन में वो उसे कहते हैं, और ये कोट बड़ा फेमस भी है, इज़ अ जॉय फॉर एवर। थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? जॉय है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए एक खुशी है हमारे लिए, ऐसी खुशी जो हमेशा रहती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर, जो इसका प्यारापन है, लवलीनेस मतलब प्यारापन, हमेशा इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है। फिर पोइट बोलते हैं इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, एक सुंदर चीज़ है, वो कभी भी नथिंगनेस की ओर नहीं जाएगी, यानी कभी भी वो मिटेगी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ भी ना रह जाए। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप, पर हमारे लिए क्या रखेगी वो? अ बावर क्वाइट फॉर अस। अब बावर क्या होता है? एक पर्टिकुलर पेड़ की छाँव, या फिर कई सारे जो क्लाइंबर्स पौधे होते हैं, बेलें जो होती हैं, उनको ऐसे बना दिया जाता है और वो पूरा एक शेड टाइप क्रिएट कर लेते हैं, एक छाया क्रिएट कर लेते हैं। उसके अंदर बैठ जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी कॉम्फी सी, बड़ी अच्छी सी जगह हो जाती है। तो वो जो बावर है, वो हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी बनाती है, एक शेड बना लेती है वो अपने आप में सुंदरता की, और वो क्वाइट होती है, वो शेड शांत होती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और वो हमें क्या देती है? एक स्लीप, एक नींद देती है जिसमें बहुत सारे स्वीट ड्रीम्स, प्यारे प्यारे सपने होते हैं। एंड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य होता है। और क्वाइट ब्रीदिंग, और उस दौरान बिल्कुल हम शांति से सांस लेते हैं। अब हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी से पोएट का एग्जैक्टली मतलब क्या है, और वो उसको इतना प्रेज़, उसकी इतनी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। हम आगे पढ़ते हैं इसी आइडिया को और समझने के लिए। Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all। अब इन लाइंस को समझते हैं। तो पोइट ने इससे पहले की लाइंस में जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, उसकी जो एक तरीके से प्रशंसा या फिर तारीफ़ करी है, और वो कहते हैं देयरफॉर, इसीलिए, देयरफॉर का मतलब इसीलिए, ऑन एवरी मॉरो वी आर रीडिंग। ऑन एवरी मॉरो का मतलब हर दिन या हर सुबह, मॉरो मतलब मॉर्निंग या सुबह। तो हर दिन, हर सुबह हम क्या करते हैं? आर वी रीडिंग, हम बुनते हैं। रीड का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को, खासकर फ्लावर्स के बैंड्स को जब एक साथ बुनकर उसका कोई माला बना दो या सर पे रखने वाली माला बना दो, तो उसे रीड बोलते हैं। और रीडिंग का मतलब उस जो एक संग बनाने की प्रोसेस है। तो पोइट कहते हैं कि हम बुनते हैं, रोज़ क्या बुनते हैं? अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, एक फ्लावर्स का बैंड, यानी बैंड मतलब माला जैसा कुछ होता है ना, हम फ्रेंडशिप बैंड्स बांधते हैं, तो जो भी चीज़ ब्रेसलेट टाइप होती है या फिर माला टाइप होती है, तो उसे पोइट कहते हैं अ फ्लावरी बैंड, यानी एक फूलों की माला हम बुनते हैं हर रोज़, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो कि हमें इस अर्थ से, इस पृथ्वी से बाइंड कर कर, बांध कर रखे।
स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। और स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस मतलब क्या होता है? जो डिस्पोंडेंस है यानी हम होपलेस हो जाते हैं, चीज़ों से डिसहार्टेंड हो जाते हैं, हमें लगता है कि अब ज़िंदगी में कोई होप नहीं बची, कुछ भी खुशी या फिर आशा की बात नहीं बची, तो उस स्टेट को, उस मेंटल स्टेट को हम डिस्पोंडेंस कहते हैं। और स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस से मतलब है कि जब हम निराश होते हैं तब हम खुद को और दूसरों को हर्ट करने की चाह रखते हैं, और जो इंसान है उनमें ये डिस्पोंडेंस, ये स्पाइट यानी कि दूसरों को हर्ट करने की चाहत इस निराशा से निकल कर जो आती है वो बहुत होती है। पोएट यहाँ पर आपको बताएंगे कि क्या क्या नेगेटिव चीज़ें होती हैं और आप किस तरह हर रोज़ इन नेगेटिव चीज़ों से, इस नेगेटिविटी से सामना करते हैं। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर। जो पहला वर्ड है वो है स्पाइट। स्पाइट यानी हेट्रेड, नफ़रत, दूसरों को हर्ट करना। तो वो डिस्पोंडेंस की है यानी निराशा की है, और किसकी है? ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। अब इनह्यूमन डर्थ क्या होता है? डर्थ का मतलब होता है कमी होना, और इनह्यूमन मतलब जो कि कहते हैं ना, ये तो इंसानियत के खिलाफ है। जो इंसानियत के खिलाफ हमारे यहाँ क्या है? कमी है नोबल नेचर्स की। लोगों में एक नोबिलिटी मतलब बहुत अच्छा होना, बहुत सज्जन होना, बहुत अच्छे विचार रखना एक दूसरे के लिए। तो उसे कहते हैं कि वो कोई इंसान अगर ऐसा विचार रखता है तो वो बहुत नोबल है। तो पोएट कहते हैं कि हमारी धरती पर बहुत कमी है इन सब चीज़ों की, और ये बहुत ही अमानवीय है, इंसानियत के खिलाफ है। तो इन सब चीज़ों की हेट्रेड की वो बात कर रहे हैं। और किसकी? ऑफ द ग्लूमी डेज। और स्पाइट किसकी है? ग्लूमी डेज की। ग्लूम मतलब होता है निराशा, बहुत दुखी जो दिन होते हैं उससे जो हमें तकलीफ़ होती है उसकी। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज। और वो सारे अनहेल्दी, जो बहुत ज़्यादा अच्छे ना हो, स्वस्थ ना हो, और ओवर डार्कन्ड वेज, ऐसे रास्ते जो कि बहुत अंधेरे हों, बहुत ज़्यादा डार्क हो। ओवर डार्कन्ड मतलब बहुत ज़्यादा डार्क या अंधेरा होना। मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो कि हमारी सर्चिंग के लिए बनाए गए हैं, जिन पर हम निकल पड़ते हैं उन अंधेरे रास्तों पे। दुनिया में हमें ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जिससे ऐसे हम अनहेल्दी और अंधेरे रास्तों पर निकल पड़ते हैं और कुछ ढूंढने लग जाते हैं। येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल। अब एक कॉलन है, यानी दो जो आप डॉट्स देख रहे हैं वर्टिकली ऊपर नीचे जो डॉट्स लगे हैं उन्हें कॉलन बोलते हैं, यानी ये आइडिया यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर पोइट बोलते हैं येस इन स्पाइट ऑफ ऑल। और इस सब के बावजूद भी, इन सब तकलीफ़ों के बावजूद भी, इन सब चीज़ों की स्पाइट यानी हर्टफुलनेस के बावजूद भी क्या, वो हम आगे पढ़ते हैं। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बोन। पहले इन लाइंस को समझते हैं कि इस सब के बावजूद भी ब्यूटी की कोई शेप यानी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी किसी न किसी आकार में आकर क्या करती है? इन सब चीज़ों को हटा ले जाती है। पॉल का मतलब होता है एक अंधेरा सा या फिर एक डार्क क्लाउड जो होता है ना वो। तो इन सब चीज़ों के, इन सब मुसीबतों के जो डार्क क्लाउड्स होते हैं उनको कौन हटा ले जाता है? थिंग ऑफ ब्यूटी। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो डार्क स्पिरिट्स यानी जो हमारे सोल में डार्कनेस है, निराशा है, दुख है, उससे इन सब चीज़ों के बादलों को ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हटा ले जाती है। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बोन। और फिर वो कहते हैं कि जैसे कि जो सन है यानी सूरज है, मून है यानी चांद है, ट्रीज़ ओल्ड, पुराने पुराने जो ट्रीज़ हैं, वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वो कितने सुंदर लगते हैं। आपने देखा होगा बरगद के पेड़ हमारे यहाँ होते हैं, कितने मोटे मोटे और कितने सुंदर लगते हैं, वो कितने पुराने होते हैं और हमें लगता है कि वो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुन भी रहे हैं। ट्रीज़ के संग खासकर आपको लग सकता है, या फिर किसी भी चीज़ के साथ। एंड यंग, और यंग ट्रीज़ के साथ भी लगता है। स्प्राउटिंग अ शेडी बोन, और वो क्या करते हैं? एक शेडी बोन यानी उनमें से एक वरदान आता है और वो बड़ा शेडी होता है, बड़ी छाया होती है। छाया को हम ठंडक से और जो मुसीबतें होती हैं उससे बचने के लिए यूज़ करते हैं वर्ड को। तो शेडी बून का मतलब एक ऐसा वरदान है, ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं जैसे पेड़ पौधे और सब कुछ, सन मून, कि वो हमें छाया देते हैं एक वरदान की तरह। स्प्राउट मतलब होता है निकलना, फूट कर निकलना। तो इन सब चीज़ों से वो वरदान फूट कर निकलता है। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स with a green world they live in, and
clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. और ये जो बून है, ये शेडी बून है, ये किसके लिए है? सिंपल शीप, जो भेड़ होती हैं, भेड़ बकरियाँ होती हैं, सिंपल सी जो होती हैं वो भी, और डैफोडिल्स के जो फूल होते हैं वो, और ग्रीन वर्ल्ड जिसमें ये सब चीज़ें रहती हैं, वो प्यारी प्रकृति, वो ग्रीनरी जिसमें ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। द क्लियर रिल्स यानी कि छोटी छोटी स्ट्रीम्स या नदियाँ जो होती हैं पतली पतली, वो बिल्कुल जो साफ़ होती हैं। रिल्स का मतलब छोटी नदियाँ। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक। कोवर्ट जो होता है उसका मतलब होता है सीक्रेट जगह, गुप्त जगह, और उसका मतलब होता है एक झाड़ जिसके पीछे जानवर वगैरह छुप जाते हैं। तो पोएट यहाँ पर बोलते हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं, जो कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, ये अपने आप में एक थोड़ी सीक्रेटिव सी छुपने की जगह बना लेती हैं, जो कि बड़ी ही ठंडी होती है। इसके अगेंस्ट हॉट सीज़न, जो गर्मी है उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पर जो कूलिंग कोवर्ट है वो एक सिंबल की तरह यूज़ हुआ है कि जो जीवन की परेशानियाँ हैं उससे बचने के लिए जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, जो नेचर में है, वो हमको एक आसरा देती हैं, एक जगह देती हैं, एक सीक्रेट सी, कि हम जो ज़िंदगी में कितना हॉट सीज़न है यानी कितनी परेशानियाँ हैं, उनसे बचकर इनके पास आ पाएँ। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। और वो कहते हैं कि जो मिड फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट के बीचों बीच जो ब्रेक है, अब ब्रेक यहाँ पे क्या मतलब है, जो फर्न्स होते हैं यानी झाड़ जो होती हैं, उसका एक बड़ा सा समूह, उसका बड़ा सा एक कलेक्शन, यानी झाड़ से मतलब है ब्रेक मतलब। रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और जो किससे रिच है, किससे भरा हुआ है वो झाड़, वो ब्रेक, फेयर मस्क रोज़, प्यारा सा और जो अच्छा सा मस्क रोज़ है, एक रोज़ होता है एक तरीके का, एक फूल होता है, उसके स्प्रिंकलिंग से, यानी बीच बीच में वो मस्क रोज़ उस पर उगे हुए हैं। स्प्रिंकलिंग मतलब ऊपर से छिड़का हुआ, तो मस्क रोज़ को उन झाड़ियों के ऊपर थोड़ी थोड़ी जगह पे पाया जा सकता है। ब्लूम्स मतलब खिले हुए हैं वो, और यहाँ पर ब्लूम्स को एक नाउन की तरह यूज़ हुआ है कि उनका खिलना उन झाड़ियों पर छाया हुआ है। तो ये कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। आगे की लाइंस पढ़ते हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। तो पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा ही, सच टू मतलब ऐसा भी या फिर ऐसा ही, ग्रैंडियर होता है डूम्स का। अब ग्रैंडियर वर्ड का क्या मतलब है, इस वर्ड को आप पढ़ेंगे तो ग्रैंड वर्ड भी इसमें आ रहा है। हम कहते हैं ना बहुत ग्रैंड, बहुत बड़ा, और आपने हिंदी नेम्स सुने होंगे वैभव और ऐश्वर्या, तो उनका मतलब भी इससे जुड़ा हुआ है कि बहुत आलीशान, बहुत भव्य जो चीज़ें होती हैं ना, बड़ी और बहुत खूबसूरत, बहुत इम्प्रेसिव, तो उन्हें ग्रैंड बोलते हैं और उस क्वालिटी को ग्रैंडियर बोलते हैं। तो वही भव्यता किस में होती है, डूम्स में, यानी तबाही में। डूम्सडे बोलते हैं ना कि डूम्सडे वो दिन होता है जहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया में, क़यामत का दिन। तो जो तबाही है, अंत है, उसमें भी वही भव्यता होती है जो इन थिंग्स ऑफ ब्यूटी में होती है। यानी कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जीवन की, जो भी पोएट ने बोला, ट्रीज, सन, मून, शीप, रिल्स यानी छोटी छोटी स्ट्रीम्स, ये सब जो चीज़ें हैं ये उतनी ही ग्रैंड है, उतनी ही भव्य है, उतनी ही सुंदर है जितनी खुद तबाही। और कौन सी तबाही, दैट वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, जो कि हमने अपने पूर्वजों की और अपने पूर्वजों में भी जो बहुत बड़े लोग होंगे, माइटी मतलब पावरफुल, बहुत बड़े होंगे, उनके लिए इमेजिन कर रखी है। मतलब समझ लीजिए कि महात्मा गांधी को हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो कि बहुत अपने ज़माने में उसने बहुत अच्छे काम किए हो, बहुत उसका स्टैचर जो हो बहुत बड़ा हो, तो हम सोचते हैं कि जब वो मरने के बाद उसे कैसे कैसे ट्रीटमेंट मिला होगा, कितने वो स्वर्ग को प्राप्त हुआ होगा, तो उस चीज़ में एक ब्यूटी है ना। तो वैसा ही जो ग्रैंडियर है वो इन थिंग्स ऑफ ब्यूटी में है, जो अलग अलग पोइट ने बताई, उतनी ही वो सुंदर है, उतनी ही वो इम्प्रेसिव है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heaven spring। पोइट बोलते हैं ये चीज़ें, जो माइटी डेड की चीज़ें हमने इमेजिन करी हैं या फिर कहानियाँ सुनी हैं, और वो सारी लवली टेल्स जो कि अभी तक हमने पढ़ी हैं
और सुनी हैं। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि लवली टेल्स माइटी डेड के बारे में है, लेकिन पोएट माइटी डेड की भी बात कर रहे हैं कि उनके बारे में जो हमने सुना है और इमेजिन किया है, और लवली टेल्स और कहानियाँ वो सब कहानियाँ जो कि हम इन जनरल सुनते हैं, प्यारी प्यारी कहानियाँ। और एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, अब इस सब से क्या निकलता है, एक एंडलेस कभी ना ख़त्म होने वाला फाउंटेन या फव्वारा निकलता है, और उसमें क्या है, इमॉर्टल ड्रिंक है, अमृत है उसमें। इमॉर्टल ड्रिंक तो मतलब कभी ना मरने दे ऐसी ड्रिंक, कभी ना मरने वाली ड्रिंक, अमृत जैसा निकलता है उसमें से। परिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, और वो हम पर कैसे गिर रही है, परिंग मतलब गिरना, हम पर कहाँ से गिर रही है, वो स्वर्ग की जो किनारा है, ब्रिंक मतलब किनारा जो होता है ना, कप होता है तो उसके जो किनारे होते हैं उसे ब्रिंक बोलेंगे। तो ऐसे हेवन में जो इमॉर्टल ड्रिंक भरी हुई है, वो ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, इनके थ्रू हम तक पहुंचते हैं। यानी कितना बड़ा महत्व है, इम्पोर्टेंस है इन ब्यूटीफुल थिंग्स का हमारे जीवन में। पोइट ने कितनी सुंदरता से, कितनी ब्यूटीफुली उसे डिस्क्राइब किया है। इस पोएम के थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं, या सेंट्रल आइडिया जो कि आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। ऑब्वियस सी बात है, इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया, मेन थीम है, वो है ब्यूटी का, सुंदरता का। साथ ही ब्यूटी ऑफ नेचर का बेसिकली है कि प्रकृति कितनी सुंदर होती है, और इसके अंदर ही आ जाता है कि ब्यूटी की पावर बहुत ज़्यादा होती है हमको हील करने की, कंसोल करने की, क्योंकि पोएट एक पॉइंट पर मेंशन करते हैं कि निराशा के खिलाफ हमें लड़ने का जो साहस देती है वो ब्यूटी ही होती है। एटर्नल प्रेजेंस है जो ब्यूटी की। पोएट कहते हैं कि ब्यूटी किसी न किसी रूप में हमेशा प्रेजेंट रहती है, बहुत सिंपल वेज में भी। सन, मून, शीप, ट्रीज़, कितने ही वो एग्जांपल्स देते हैं। आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि उन चीज़ों की एक लिस्ट बना सकते हैं आप, जो जो मेंशन्ड है इस पोएम में, और वो अगर आप एक तरीके से मेमोराइज़ कर लेंगे तो वो आपको आंसर राइटिंग में इस चैप्टर की बहुत हेल्प करेगा। अगर इस पोएम के फिगर्स ऑफ स्पीच देखिए तो एक मेटाफोरिकल लैंग्वेज का यूज़ है, जैसे कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो ब्यूटी को जॉय से कंपेयर कैसे किया गया है कि ब्यूटी को जॉय बना ही दिया गया, इज़ अ जॉय, है ना। तो वो मेटाफर्स होते हैं वो। पूरी पोएम में मेटाफोरिकल लैंग्वेज ऐसे है कि मूव्स अवे द पॉल। पॉल अपने आप में कोई डार्क क्लाउड हमारे ऊपर तो नहीं घूम रहा, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और अंत में एक फाउंटेन की बात की गई है, तो असली में कोई फाउंटेन नहीं है। हम जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं उनसे हमें जो चीज़ें मिलती हैं उसको एक एंडलेस फाउंटेन कह रहे हैं, तो वो भी एक मेटाफर हो गया। तो ये थी जॉन कीट्स की बहुत ही सुंदर पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अगर आपको इस वीडियो से इसे समझने में हेल्प मिली हो और अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए आपको लगा हो कि कुछ हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पोएम प्रो सेकेंडरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप अपने बोर्ड्स के सॉल्यूशंस यहाँ से पा सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।